हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो गणित सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था, तो इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 थे, तो 20 यानी 20 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, इसलिए जो है कंप्लीट वीडियो देखना, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना, क्योंकि अपन हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा हर एक प्रश्न में देखना। क्वेश्चनों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। सबसे पहले आपका खंड ए था स्टूडेंट्स, सेक्शन ए था, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे प्रश्न पहला था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो फर्स्ट का फर्स्ट यानी प्रश्न क्रमांक पहले का फर्स्ट था कि 26 व 91 का HCF है। ठीक है, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली 4 डिजिट का यूज़ होता है। ठीक है, मैथ एक मैं बता दूं आपको, जैसे 6 सब्जेक्ट आपके, तो सबसे सरल सब्जेक्ट जो है आपका वो गणित ही होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा 26 व 91 का HCF निकालेंगे अपन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कैसे करोगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को लिखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट का सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13, मतलब 26 को अपन 2 गुणा 13 लिख सकते हैं। 91 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड, 7 गुणा 13 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसे अपन HCF बोलते हैं, क्या आ जाएगा, ओनली फॉर इसमें 13 है स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना, ओनली फॉर 13 है, कॉमन आएगा इसमें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा भाई, ऊपर वाले के पास भी 13 है, नीचे वाले के पास भी 13, तो HCF 26 91 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको नोटबुक में जो होमवर्क बताया गया तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में आपको ऑप्शन नंबर ओनली फॉर जैसे सह करना था। ठीक है, देखिएगा सेकंड प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग होगा। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। वैसे ये प्रश्न जो है ना वो देखते ही आंसर बताने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपन सॉल्व करेंगे। देखो अपने को पूछा है कि x² + 7x + 10, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, ax² + bx + c = 0। मूलों का योग, अगर अपने को ऐसा समीकरण दे रखा है तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा, वो क्या होता है माइनस का b/a। ठीक है, अब तुलना करेंगे अपन इस समीकरण की इससे, तो देखो यहाँ पे अल्फा + बीटा यानी माइनस का b क्या है यहाँ पे इसमें 7 है, तो माइनस का 7, a क्या है यहाँ पे, a मतलब x² के साथ वाला गुणांक, तो x² के साथ में क्या है यहाँ पे 1, तो माइनस का 7/1 यानी कि कितना हो गया, ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा था इसमें माइनस का 7, तो आप लोग कहोगे भैया ऑप्शन नंबर आपका द वाला राइट है। ठीक है, द वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसी तरीके से थर्ड प्रश्न देखना, यदि x + y = 10 और x - y = 6 हो तो x व y के मान बताइए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करोगे इस प्रश्न को। देखिएगा स्टूडेंट्स, और किसी भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिएगा पहला समीकरण दे रखा अपने को x + y = 10, इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर x - y = 6, इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 को योग करने पर, प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, x + y + x - y, ठीक है, बराबर 10 + 16। भाई इन दोनों समीकरणों को अपन ने जोड़ दिया, तो देखो ये प्लस का y है और ये माइनस का y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x + x कितना x हो जाएगा, 2x, और 10 और 6 कितने हो गए, 16। x बराबर कितना आ जाएगा, 8। भाई 2 का पर 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8। तो x का मान तो कितना आ गया भैया, 8 आ गया। अब y का भी चाहिए, तो y का क्या करोगे, तो y के लिए या तो समीकरण नंबर 1 में मान रख दो या फिर 2 में, किसी में भी रख सकते हो। किसका, x का, तो अपन समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 है ना, x + y = 10, तो अपन x की जगह कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, प्लस y = 10। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई ये 8 प्लस का बराबर किधर आएगा, तो माइनस का, 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया भैया। तो अतः अपन लिखेंगे x, y मतलब 8, 2, ये अपने मान आ गए इसके। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा था उसमें, 8, 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इसका 4 था, द्विघात समीकरण दे रखा है ax² + bx + c में विविक्तर d का ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या होता है, b² - 4ac, ब वाला ऑप्शन। ठीक है,
PDF में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। ओनली फॉर डी स्क्वायर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन क्रमांक 5वां है। AP यानी कोई समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, 25, इसका 12वां पद क्या होगा? इसका 12वां पद देखिएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन भैया, किस तरीके से करोगे। और पेरेंट्स वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480p कर लेना, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, ठीक है, साफ आपको दिखे, तो वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ा लेना। देखो ये अपने को समांतर श्रेणी एक दे रखी है, एक AP दे रखी है। अपन इसमें लिख सकते हैं A बराबर 7 है, यानी प्रथम पद यहाँ पे 7 है। D क्या हो जाएगा? D होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, मतलब सेकंड पद में से पहला पद घटा दो, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 आ जाएगा। D अपना क्या आ गया? 6। अब WKT यानी वी नो दैट, ठीक है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। n की जगह कितना दे रखा था उसमें? 12वां पद, मतलब n बराबर कितना? 12। n बराबर कितना? 12। तो अपन रख देंगे A 12 बराबर क्या हो जाएगा? A की जगह कितना है? 7, n की जगह कितना? 12, क्योंकि 12वां पद, माइनस 1, D की जगह कितना आया था अपना? 6 आया था। तो A 12 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पे देखो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, और 11 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 66। 66 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 73। तो A 12 का मान कितना आ गया भैया? 73 आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लो उसमें कौन सा है 73 का ऑप्शन, तो A 12 का मान 73 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका स वाला इसमें राइट होगा भैया। छठवां देखना स्टूडेंट्स, छठवां प्रश्न क्या बोला है? दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, तो x का मान, मतलब ये जो DE है ना ये समांतर है किसके? इस BC के। तो अपने को इस x का मान यहाँ पे बताना है। देखो इसका मान AD का मान दे रखा है 4, DB का मान दे रखा है 6, और EC का मान दे रखा है 9, और अपने को इस x का मान बताना है। जबकि यहाँ पे इसने बोला भी है कि ये जो DE है ये समांतर है किसके? BC के। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सिवा इस तरीके के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिएगा PDF में अपन देखते हैं। हाँ देखो ये अपना डायग्राम अपन ने लिख लिया त्रिभुज ABC का। यहाँ पे दे रखा है DE समांतर है BC के। WKT वी नो दैट, अपन जानते हैं क्या? थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा यहाँ पे थेल्स प्रमेय से? AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC, मतलब ये जो AD है ना, AD अपॉन ये AB कौन सी? ये पूरी वाली, ये बराबर होगी किसके? AE अपॉन किसके? इस पूरी AC के। तो मान रख दो, AD का मान दे रखा था 4, AB का मान है 10, AE का मान तो ज्ञात करना है अपने को, तो x दे रखा है इसी का AE, देखो x, तो x लिख दिया। AC का मान कितना हो जाएगा? AC इस यहाँ A से लेकर इस C पॉइंट तक कितना मान हो जाएगा? इस आदि का तो x है और इसका 9 है, तो x प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वज्र गुणा कर दो आप लोग, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो देखो क्या हो जाएगा, इस 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 4 को 9 से करेंगे 9 चौक 36, और इस 10 को x से करेंगे 10x, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या आएगा? आगे आएगा अपना देखो ये 10x, इस 4x को अपन बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? 6x, और बराबर कितना है? 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। भाई 6 का भाग 36 में जाएगा तो कितनी बार? 6 बार ही तो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया भैया। ऑप्शन देखो कौन सा था अपना 6 वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका द वाला इसमें राइट होगा भैया। नेक्स्ट देखना 7वां प्रश्न था आपका कि वृत्त का व्यास AB है। वृत्त का व्यास दे रखा है भैया आपको AB, तथा A बिंदु दे रखी है 3 कोमा माइनस 10 दे रखी है, वह B दे रखी है 1,4। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बता रखे, ध्यान से पढ़ना इसको प्रश्न को। वृत्त का व्यास AB है, A बिंदु के निर्देशांक ये है और B बिंदु का निर्देशांक ये है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक देखिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो इस तरीके से कोई वृत्त था, उसका ये व्यास है AB, ठीक है, क्या है व्यास है? ये AB मान लिया, और वृत्त का केंद्र अपन ने मान लिया भैया यहाँ पे O मान लिया। A बिंदु के निर्देशांक है 3 और माइनस 10, B बिंदु के निर्देशांक है 1 और 4। अब अपने को बताने थे किसके? इस बीच वाली बिंदु के, ठीक है, बीच वाला मतलब केंद्र, या केंद्र के निर्देशांक अपने को बताने। O बिंदु मान लिया था जिसको, तो मान लिया अपन ने इसके निर्देशांक क्या है? x, y है, ये अपने को बताना है। तो देखो यहाँ पे वही मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला याद है आपको? x का मान क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो मान रख दो, x1 का मान कितना है यहाँ पे? x1 इसको मान लो, देखो ये कोमा मान लो x1, ठीक है, और ये मान लो आप y1, और इधर मान लो x2, और ये मान लो आप y2,
ठीक है। तो मान रख दो 3 + 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2 मान आ जाएगा। इसी तरीके से y का मान निकालेंगे तो देखो y1 + y2, y1 कितना है 10, सॉरी माइनस का 10, और y2 कितना है 4, तो माइनस का 10 + 4/2 यानी माइनस का 6/2 मतलब माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। अतः वृत्त का केंद्र ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, -3, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा था अपने को 2, -3, तो 2, -3 ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। नेक्स्ट देखना पैर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का जो सारणी है ना, त्रिकोणमिति सारणी, उसको कंप्लीट याद कर लेना स्टूडेंट्स। तो साइन 60 डिग्री का मान लिख लो यहाँ पे √3/2, ठीक है, √3/2 आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको राइट होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न देखना, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण यानी उन्नयन कोण एक तरीके से, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, मतलब मान लीजिए इस तरीके से कोई 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है और इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? तो छाया पड़ेगी ये वाली नीचे वाली, ठीक है, छाया यही तो रहेगी ना, ये मत मान लेना ये छाया थोड़ी है, छाया तो नीचे ही तो है। तो ये छाया कितनी है? ये 10√3 मीटर दे रखी है। तो सूर्य का उन्नतांश कोण, तो उन्नयन कोण अपने को बताना है। देखो समझते हैं अपन इस प्रश्न को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो PDF शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? हो गई ना भैया। देखो ये अपने को 10 मीटर ऊंचा वृक्ष दे रखा था जिसको अपन ने मान लिया 10 मीटर यहाँ पे, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। इसकी छाया जो है ना आधार, जिसको अपन ने आधार मान लिया 10√3 मीटर वो दे रखी थी। तो सूर्य का ये थीटा अपने को बताना है ये कितना है, ठीक है। तो त्रिभुज मान लिया अपन ने, ठीक है, नामकरण करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखो ये लंब हो गया मतलब अपना L हो गया, ये अपना कर्ण हो गया मतलब K हो गया, और ये अपना आधार यानी A हो गया, ठीक है। अब देखो अपने को दे क्या रखा है? लंब और कर्ण दे रखा है। जो देखो हमें इस तरह के जो जितने भी प्रश्न होते हैं ना उनमें ध्यान रखा करो, जो मान दे रखे होते हैं ना उनके बीच में संबंध देखो कौन सा बन रहा है। तो एक तो लंब दे रखा है और एक आधार, तो लंब और आधार के बीच में कौन सा संबंध होता है? tan का संबंध होता है, ठीक है। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बन जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा लंब कितना दे रखा है 10 और आधार कितना दे रखा है? आधार हो गया अपना 10√3, छाया हो गई थी ना ये, तो 10√3 लिख दिया। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपना क्या 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 tan में किसका मान होता है भैया? तो आपको भैया 1/√3 जो है ना वो tan 30 डिग्री का मान होता है। अपन लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/√3 को अपन ने क्या लिख दिया tan 30 डिग्री, भाई मान बराबर ही होता है ना। इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर बचेगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? कोण का मान कितना आ गया? 49, कोण का मान 30 डिग्री आ जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर अपना द वाला इसमें राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स कि वृत्त के, और पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी मतलब जितने भी हिंदी हो गया आपका, साइंस हो गया, SST यानी सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, इन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं सभी विषयों के। उन सभी विषयों के वीडियोस जो हैं वो आप लोग चैनल पे भी देख सकते हैं, या फिर उनके जो लिंक हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट भी इसकी बना दी है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके ऑल सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ध्यान रखना लास्ट ईयर वाली भी प्ले लिस्ट है उसमें, तो 2024 वाली नहीं 2025 वाली देखनी है आपको, 25-26 की, ठीक है। देखना ये क्या है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी देखो 10वां प्रश्न अपन देख सकते हैं कि वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब ये एक कोई वृत्त है, यहाँ पे बाहर बिंदु है, ठीक है, इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक तो इधर खींच सकते हैं और एक ये नीचे खींच, मतलब 2 ही हो गई, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको PDF में कैसे लिखोगे यार, ठीक है। ये देखो स्पर्श इस तरीके से, ये वृत्त है तो ये बाहरी बिंदु है, ये थोड़ा क्रॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन स्पर्श रेखा ओनली फॉर परिधि को टच करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ओनली फॉर 2 ही खींच सकते हैं अपन, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 2 हो जाएगी भैया। अगला प्रश्न देखना अपना, तो इसमें देखो 2 ऑप्शन नंबर ब। और 11वां प्रश्न है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर कितना थीटा कोण बनाता है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे? तो इस प्रश्न को लिखो, R त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और इसका जो त्रिज्य खंड है ना, ये वाला त्रिज्य खंड, तो इसका वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² × θ/360 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपका ब वाला, πr² θ/360 डिग्री।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर, तो इस गोले का अपने को भैया आयतन बताना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो देखो आर बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर, वी नो दैट, अपन जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा है, मान रख दो और ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे पाई जो है ना उसने पाई को साथ रखा है, ठीक है। तो अपने को पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहें कि भैया पाई का मान 22/7 होता है, मुझे पता है लेकिन आपने क्यों नहीं रखा। अरे भैया ऑप्शन में जब देखा तो उसने पाई का मान नहीं रखा, उसने पाई को साथ में रखा है, तो अपन भी पाई को साथ में रखेंगे। बाकी के मान रख देते हैं 4/3 इंटू पाई आर इस क्यूब, मतलब 3 × 3 × 3, आर का मान कितना था 3 था, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 3 9 और 9 चौक 36, तो 36 पाई जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 36 पाई यानी ऑप्शन नंबर स वाला। 13वां प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता, देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को, कैसे लिखोगे, 13वें का कर लेना 2 पाई आर एच, ठीक है। देखो 14वां प्रश्न, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं। एक बार अगर मान लीजिए आपके पास पासा है, उसको अपन ने एक बार फेंका, तो एक बार फेंकने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, 3 4 5 या फिर 6, इतने ही तो आ सकते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम उसने बोला 6 आने की प्रायिकता, तो 6 जो है ना वो ओनली फॉर एक बार ही आ सकता है, ठीक है भाई। एक बार फेंका तो 6 एक बार ही तो आ सकता है, तो 1/6, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 1/6 जो है ना वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा है क्या 1/6, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन देखते हैं अपन, द वाला ऑप्शन अपना इसका राइट हो जाएगा। अगला देखना 15वां प्रश्न देखते हैं अपन कि 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य, ठीक है। तो माध्य क्या होता है, माध्य देखो क्या होता है माध्य, तो माध्य अपने को पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कुल परिणाम का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखो इन सभी संख्याओं को आप लोग जोड़ दीजिए, टोटल संख्या का योग आएगा 63 और टोटल संख्याएं हैं 7, 63 में 7 का भाग दोगे 9 आएगा, अतः माध्य कितना आ जाएगा भैया इसका 9 आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पे, स वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। अब देखना अपने प्रश्न आ गए भैया रिक्त स्थान वाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला इसमें प्रश्न दे रखा है, रेखा a1x, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 हो तो रेखाओं के हल होंगे। तो रेखाओं के क्या हल होंगे, क्या लिखोगे इसमें, तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखो यहाँ पे रेखाओं के क्या हल हो जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का फर्स्ट, रेखाओं के अनंत हल होंगे और रेखाएं क्या ऐसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाओं के अनंत हल होंगे और रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स अपन अगला इसका देखते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। देखो इसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा ये रही, ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये रही और वृत्त के केंद्र से ये वाली जो रेखा है ये क्या बनाती है, कैसी होती है, यहाँ पे लंबवत होती है, ठीक है, कैसी होती है, लंबवत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, लंबवत हो जाएगी, ठीक है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कैसी होती है, लंबवत होती है, यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो कैसी हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, ठीक है। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में बनाया गया कोण पता है अपने को 360 डिग्री का होता है। 1 मिनट, यहाँ पे ये क्रॉस कर देना, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 360/60। भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में देखो 360 मतलब 1 घंटा मतलब या फिर 60 मिनट बराबर ही तो बात है ना भाई। 1 घंटा बोल दो या फिर 60 मिनट बोल दो, अपने को पता है कि भैया 60 मिनट में जो है ना वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी, 360/60 मतलब 6 डिग्री का कोण, ठीक है। कितना बनाएगी भैया, 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो देखो ऑप्शन इसमें 6 डिग्री लिख लो। अगला देखना शंकु का आयतन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो पीडीएफ में भी दिखा देता हूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको इसका आंसर लिखना है।
अगला प्रश्न देखना भैया, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? किसी वृत्त के व्यास पर, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास पर, यहाँ पे व्यास कौन सा है? ये वाला। तो इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कैसी होती है? वृत्त के बाहर होती है, परिधि को टच करते हुए। तो ये स्पर्श रेखा है, दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं अपन ने खींच दी, तो ये कैसी हैं? ये समांतर हैं भैया। ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना भैया, नेक्स्ट इसमें क्या लिखोगे? समांतर, ठीक है, समांतर आएगा इसमें। अगला देखना, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है? तो इसमें लिखो, इसका आंसर क्या लिखोगे? 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न कौन सा अपना। तो नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपने स्टार्ट हो गए हैं। आप देखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनमें भी अपने 5 दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और देखो आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्कूलों में आपको होमवर्क भी बताया गया होगा, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब पूरा पेपर तो नहीं, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर मिल जाते हैं कई बार। देखो इसमें अति लघुरात्मक दे रखा है और इसी टाइप से प्रश्न आते हैं उसमें, ठीक है, मतलब अंक चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड अपने को यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा कैसे लिखोगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड आप लोग वैसे भी कर सकते हो, फिर मैंने सीधे लिख दिए यहाँ पे। उसने क्या बोला है, हाँ अभाज्य गुणनखंड ही बताने थे, तो इसको देखो लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ठीक है। या फिर यहाँ तक भी आप सिंपल छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड वैसे भी कर सकते हो, इस टाइप से भी, ठीक है, इस टाइप से आप कर लेना, वही आएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण, यदि मूलों का योग, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है अपने को, यदि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है उसका मान दे रखा है कितना? -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है भैया 2, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2। वी नो दैट, अपन जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मैंने क्या गलत बोल दिया इनको कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, हाँ, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ना। अब देखो मान रख देंगे x² ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3 इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 2 बराबर में 0। x² ऐसे कैसे रखेंगे, ये माइनस माइनस जब इस गुणा होगा तो प्लस 3x, फिर प्लस है यहाँ पे कितना है 2 बराबर 0। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका अपन 3rd नंबर का AP दे रखी है, यानी कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, सॉरी कौन सा पद 78 है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा AP यानी कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 दिया है। TN यानी कि अपने को नहीं पता कि TN कौन सा है, मतलब N कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। वो अपने को यहाँ पे अपन ने 78 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अपने को पता है कि A का मान जो है ना वो तो 3 है और D का मान है यहाँ पे 5, भाई 8 में से 3 जाएगा तो 5, लेकिन N अपने को क्या है वो नहीं पता, तो N का मान जो है वो क्या आएगा वो अपने को बताना है। अब TN का फॉर्मूला TN या फिर AN, एक ही बात है, ठीक है। इसको TN बोल दो, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे भैया TN क्यों लिखा आपने, तो TN बोल दो या फिर AN बोल दो, ठीक है, सेम बात है। तो TN बराबर क्या होता है, ये होता है भैया A + n-1 इंटू D, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मान कितना है 78, TN की जगह कितना लिख लिया अपन ने 78, A की जगह कितना है 3, प्लस N तो पता ही नहीं है ना, तो n-1 इंटू D की जगह कितना है 5, 75। ये देखो 75 कैसे आ गया भैया, ये प्लस का 3 था, बराबर के इधर लेके आएंगे तो 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75, ठीक है भैया, समझ में आ गया। n-1 ऐसे कैसे बच रहा है, 5 ऐसे कैसे। अब देखो ये 75 का 15 कैसे बन गया, ये 5 क्या था इधर गुणा में था, बराबर के इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा भाग में, और 75 में 5 का भाग दोगे तो 15, भाई 5 एकम 5 और इसको काटोगे ना तो कितना आएगा 15 बार, ठीक है, तो 15 आ गया। इधर कितना है n-1, n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो 16 है, यानी कि n का मान कितना आ गया 16, इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स फाइनल
आंसर आ गया। ठीक है, तो अपने को पता है कि वो कौन सा पद है, वो 16वां पद है, यानी 16वें पद का मान जो है वो 78 होगा इसमें। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान बताइए। तो देखो इस प्रश्न की करने की दो विधियां हैं, मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही अपन देखते हैं दो विधियां कैसे। पहली टाइप यानी टाइप फर्स्ट, आपको एग्जाम में तो फर्स्ट एक ही करना है, मतलब दो नहीं, मैं दो तो यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, जो अच्छी लगे जो सुंदर लगे वही कर लेना। टाइप फर्स्ट, पहला तो ये है कि अगर आपको मान याद है तो आप सीधे मान कर सकते हो, मान धर सकते हो। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति सारणी तो याद कर ही लेना जरूर, उसमें दो प्रश्न आपके जरूर आते हैं सारणी से रिलेटेड, तो सारणी आपको याद होनी चाहिए। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2। अब यहाँ पे देखो √3 जब √3 से गुणा होगा तो 3 बना देगा, 2 जब 2 से गुणा होगा तो 4, प्लस 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया 1/4, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कैसे, देखो लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर बचेगा 3 + 1 यानी कि 4/4, 4/4 ही बनेगा जिसका मान होता है 1। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी टाइप सेकंड देखना, दूसरी विधि है वी नो दैट, अपन जानते हैं साइन A + B का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन A इंटू कोस B, कोस A इंटू साइन B। तुलना कर दो, देखो साइन A, ठीक है साइन A हो गया कोस B, साइन कोस A और साइन B, तुलना हो गई ना इससे, और इसका मान क्या होता है साइन A + B, यानी साइन A की जगह कितना है 60, B की जगह कितना है 30, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये आपका इसका सेकंड मेथड। दोनों में देखो दो लाइनें यूज़ हुई है ओनली फॉर, इसमें भी दो लाइन इसमें भी दो लाइन, तो आपको जो भी याद हो ना, जो भी अच्छी लगे वो कर लेना। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना अगला प्रश्न कौन सा है इसका, देखो भूमि के, ठीक है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे, इसमें अपने को दे रखा है एच, अपने को दे नहीं रखी, लेकिन जो मीनार का पाद बिंदु से यहाँ पर भूमि के उन्नयन कोण तक ये दूरी कितनी है 30 मीटर है। तो अपने को पता है देखो एच और इसमें आधार में ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, इसमें लंब और आधार में क्या संबंध है, tan का संबंध है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा H/30। ठीक है H/30, भाई ये भी तो 30 दे रखा ना आधार, ये क्या है, ये भैया लंब बटे आधार है यहाँ पे। ठीक है, लंब अपन ने H माना है और आधार 30 है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, H ऐसे कैसे 30 ऐसे कैसे, H ही तो बताना है अपने को। अब यहाँ पे देखो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा देखो 1/√3, तो ऐसे कैसे रख लिया, और ये जो है ना भाग में ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, मतलब 30√3 हो जाएगा। ठीक है 30√3 यहाँ तक होगा H का मान, फिर अपन इसको क्या करेंगे, इसका नीचे वाले को जो ना √3 है ना, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30√3, और नीचे देखो √3 गुणा √3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दाएं का 30। ठीक है, तो H का मान कितना आ गया 10√3, मतलब नीचे रूट की संख्या नहीं रखनी है। मतलब यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको, भाई ये इधर चला गया ऊपर वज्र गुणा करने पर। ठीक है, H को अपन ने ऐसे कैसे रखा और इसको भेज दिया ऊपर, मतलब 30/√3 हो गया था। अब नीचे अपने को रूट चाहिए नहीं, तो ऊपर नीचे रूट से गुणा कर देंगे, नीचे वाले रूट को हटा के। भाई किसी भी संख्या को ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन ने √3 से गुणा कर दिया, तो ये ऊपर तो बना 30√3, नीचे बन गया 3 फिर 30 से कट गया 10√3, इसका मान आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपना। पेरेंट यार देखो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत मेहनत से हमने ये आपके लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब हर एक देखो मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का करवाया आपको। ठीक है, ऐसी भी नहीं कि भैया मैंने ओनली फॉर मैथ्स का ही बताया, ऑल सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन मैंने करवाया है आपको, ये लास्ट सब्जेक्ट है आपकी। ठीक है, बाकी आपके अगर मॉडल पेपर जो अपलोड हुए हैं ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है, अगर उनके सॉल्यूशन भी आपके चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। बस आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, यूट्यूब पे देखो जो भी कुछ करता है, जो भी क्रिएटर हैं जितने भी हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई टीचिंग का वीडियोस बनाते हैं, कोई गेमिंग के बनाते हैं, कोई किसी की अलग फील्ड है, सबकी अलग अलग फील्ड है, लेकिन जिसका भी चैनल है वो यही चाहता है कि जो भी ऑडियंस उसके देख रही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो बस हम बोल सकते हैं, देखो लघुत्रात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, खंड ब है आपका सेक्शन बी। प्रश्न 4 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये हर बार आता है, ये बोर्ड परीक्षा में भी आएगा आपका, डेफिनेटली आएगा 100%। ठीक है,
सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे भैया, तो देखो कहाँ गया, अरे एक सेकंड, कहाँ गया अरे वो क्वेश्चन, अच्छा ये पेज डबल बार ऐड हो गया क्या, एक सेकंड यार, ये अपन ने समझ लिया ना यहाँ तक। हाँ, क्वेश्चन क्रमांक 4 देखो क्या है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध, वो बोले ना कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो अपन इसके विपरीत में मानेंगे। इसकी बस ये मेथड आपको याद रखनी है कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या, इसको अपन क्या मानेंगे, वो बोल रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो, लेकिन इसको मानेंगे अपन, भाई गणित अपन पढ़ रहे हैं, मैथ अपन पढ़ रहे हैं, तो मैथ में अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया अपन ने ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है, अतः अपन जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, a/b, b डज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमने तो p/q पढ़ा था, p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अरे p/q मान लो, r/s मान लो, x/y मान लो, z/ कुछ भी मान लो, ठीक है, a/b मान लिया। तो बस शर्त ये कि नीचे वाले जो संख्या, जैसे यहाँ पे b है तो b डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। अब यहाँ पे देखो 3/2√5 इसके बराबर में अपन ने क्या लिख दिया, a/b, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये 2√5 अपन ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस का 3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लो b आएगा, और यहाँ पे b में b का भाग देंगे एक बार, a किस गुण, 1 से गुणा होगा तो a से गुणा होगा तो a, फिर यहाँ पे 1 है, a जब b में भाग देंगे तो b, और 3b से गुणा होगा तो 3b बराबर। अब ये √5 है ना, इसको अपन ऐसे कैसे रख लेंगे, ये गुणा में बराबर किधर आएगा तो नीचे चला जाएगा भाग में, a - 3b अपॉन रूट a - 3b अपॉन क्या बन गया 2b, ठीक है। अब देखो चूंकि RHS परिमेय संख्या है, ये वाली जो है ना देखो ये LHS हो गया, ठीक है, और ये RHS हो गया, ठीक है। RHS जो है ना a - 3b अपॉन 2b, ये एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन इतना तो जानते हैं कि √5 जो है ना वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास है। अतः विरोधाभास कैसे भाई, ये बराबर का चिन्ह हो ही नहीं सकता भाई, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये डज नॉट इक्वल टू होंगे यहाँ पे। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही अपने को सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, सिंपल सा प्रश्न था भैया। अगला प्रश्न देखें क्या, नेक्स्ट अपना प्रश्न क्रमांक 5वां कि x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। इनके अपने को शून्यक भी ज्ञात करने हैं और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच है संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। देखिएगा इसके शून्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो, x² - 2x - 8 बराबर 0। x² 2x को -2x को अपन क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x लिख सकते हैं ना, माइनस का 8, ठीक है भाई। इसको तोड़ दिया अपन ने ताकि अपन कॉमन ले सकें, इन दोनों में अपन कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4, और इन दोनों में अपन ले सकते हैं प्लस का 2 कॉमन, तो x - 4 बराबर 0। यहाँ पे देखो फिर से अपने पास जो ना x + 2 बचेगा, और इधर कॉमन क्या आ जाएगा, x - 4 कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 बचेगा बराबर 0। x + 2 के बराबर में 0 रखोगे तो x का मान आएगा -2, और x - 4 के बराबर में 0 रखोगे तो x का मान आएगा 4। ये क्या आ गए, इसके शून्यक आ गए -2 और 4, अतः शून्यक तो आ गए इसके 4 और -2 है। अब जांच भी करनी है, योग अल्फा + बीटा, वो क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है यहाँ पे 4 + -2 कितना हो जाएगा 2, और जबकि अपने को पता है कि -b/a होता है अल्फा बीटा, तो माइनस का b यानी कि -2 और अपॉन में 1, तो ये भी सत्य है, 2 ही है इसका मान भी। और गुणनफल अल्फा × बीटा 4 × -2 करोगे तो -8, जो देखो c/a होता है, c कितना है यहाँ पे -8, और अपॉन में a कितना, a तो 1 है तो वो भी -8 ही है, तो सत्य है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस सत्यता की जांच भी होती है और शून्यक भी अपन ने ज्ञात कर लिया। तो ये अपना जो है ना प्रश्न क्रमांक 5वां जो है उसका सॉल्यूशन है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था, अगर आपको साफ नहीं दिखे तो। देखो प्रश्न 6 है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संपूरक कोण दे रखे हैं, उन कोणों में बड़ा कोण दे रखा है, बड़ा कोण देखो ध्यान से पढ़ा करो। देखो मैथ है ना, मैथ सबसे सरल प्रश्न है, इस सबसे सरल होती है, इसमें आप लोग 100 में से 100 भी ला सकते हो ईजिली, मतलब 80 में से 80, 70 में से 70, जितने नंबर का पेपर है ना उतने नंबर आप इजीली ला सकते हो। तो बोर्ड परीक्षा में अगर आपको गणित में 100 में से 100 लाने आना तो बहुत ही ईजी तरीके से आप ला सकते हो। बस आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो,
प्रश्न का उत्तर जो होता है ना वो प्रश्न में ही छिपा रहता है, ठीक है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, पहली पॉइंट तो ये है। तो देखो इस प्रश्न को पढ़े अपन कि दो संपूरक कोण, बिल्कुल भैया, दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिएगा। अब संपूरक कोणों के बीच में क्या संबंध होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखो माना संपूरक कोण x और y है, अपन ने मान लिया दो संपूरक कोण है x और y, जहां x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री। संपूरक, क्योंकि ये संपूरक होते हैं, अपने को पता है कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अपन ने x प्लस वाई बराबर कितना कर लिया, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब x माइनस वाई बराबर कितना है, 18। क्यों, क्योंकि जो मान लिया अपन ने ये बड़ा कोण है और ये छोटा, तो ये इससे कितना अधिक है, 18, तो 18 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे ये प्लस का y माइनस का y तो कैंसिल हो जाएगा। x और x कितने, 2x, और 180 और 18 कितने, 198। x बराबर 99, भाई 2 का भाग देंगे ना 198 तो 99 आएगा। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से कर दो, 99 प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 99 मतलब वाई बराबर 81। तो छोटा कोण कितना आ गया आपका, 81 आ गया। और बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण है आपका 99, जो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। बस यही बताना था, छोटा कोण x तो 99 और बड़ा कोण y 81। सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न था। देखो 7वां प्रश्न देखो, अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता नहीं, हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स अपन पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स, ठीक है। देखो प्रश्न 7वां है कि दिए गए चित्र में यदि LM समांतर है CB के, ठीक है। LM जो है ना, देखो ये एक चित्र दे रखा है, इसमें जो LM है ये LM ये समांतर है कौन किसके, इस C और B के, इसके, ठीक है। ये दोनों बजाय समांतर हैं। और LN, और ये LN जो है ना वो समांतर है किसके, इस CD के, ठीक है। तो सिद्ध करना है AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। तो सिद्ध करना है अपने को AM मतलब ये AM अपॉन में AB अपॉन में ये AB, ठीक है, बराबर है AN अपॉन में AD, ठीक है, ये वाली। वही जो अपन ने पिछला क्वेश्चन एक सॉल्व किया था ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन था वो, थेल्स प्रमेय वाला, वही अपने को यहाँ पे बतानी है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेना, थोड़ा सा ये लंबा बन गया, इसको थोड़ा ना यहाँ पे करना, ठीक है, ताकि ये समांतर लगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में दे रखा था और आपने लिख भी दिया है ना अपन ने कि LM समांतर है CB के और LN बराबर है समांतर है CD के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो त्रिभुज ABC में LM समांतर है CD के, ये प्रमेय है आपकी, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रमेय का है। देखो त्रिभुज ABC में LM समांतर है CD के, तो अपन लिख यहाँ पे AM अपॉन AB लिख सकते हैं और AL अपॉन AC लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती के प्रमेय से। कोष्टक में ये भी लिखना जरूरी है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, आधारभूत समानुपाती के प्रमेय से। फिर नाउ अब क्या करेंगे कि ADC में LN समांतर है त्रिभुज ADC में, ठीक है, LN समांतर है CB के, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, AN अपॉन AD बराबर AL अपॉन AC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्या तुलना करोगे, देखो कौन से तुलना करोगे भैया, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, ठीक है। यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है, यही अपने को क्या करना था स्टूडेंट्स, सिद्ध करना था। देखो AN, ठीक है, अपॉन में AD, और इसके बराबर में क्या सिद्ध करना था, AM अपॉन क्या करना था, AB करना था, ठीक है। क्योंकि देखो AM अपॉन AB इसके बराबर में क्या मान है, AL अपॉन AC है, जबकि AN अपॉन AD इसके बराबर में भी क्या मान है, AL अपॉन AC। देखो AL अपॉन AC, AL अपॉन AC ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसके बराबर का मान ये है और इसके बराबर का मान ये है। अब ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, यही अपने को सिद्ध करना था। बहुत सिंपल प्रश्न था ये, ठीक है। बस एक लाइन लिखनी थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, और फिर बाद में आपको ये कर देना था, इतनी सिद्धम लिख देना है लास्ट में। नेक्स्ट आप प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 8वां स्टूडेंट्स। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिएगा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल तरीके से अपन इसको करते हैं भैया। देखिएगा पेज शो हो जा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्रमांक 8वां,
दो बिंदु दे रखे हैं अपने को, बिंदु ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, नाम भी दे सकते हो चाहें तो, ए और बी दे दीजिए, ठीक है। देखिएगा इसके निर्देशांक हैं 4,-3 और इसके निर्देशांक है 8,5 और इसको किस अनुपात में बांधता है ये बिंदु, मतलब अनुपात एक बिंदु है जो किस अनुपात में यहाँ पे इनको बांटता है 3:1 में। तो मान लिया अपन ने m1 अनुपात m2 मान लिया अपन ने 3:1 है, इसको अपन ने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, ठीक है। विभाजन सूत्र से, सूत्र क्या होता है विभाजन का, x1 का सूत्र क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और x1 क्या है यहाँ पे, x1 ये है, ये आपका y1 है, ठीक है, ये आपका x2 है और ये y2 है, ठीक है। इस तरीके से तो x1 क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए 3 × 8 प्लस 1 × 4, यहाँ से निर्देशांक देख के मान तो रख ही सकते हो ना यार, आप लोग 10th क्लास में हो, बोर्ड क्लास है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है भाई। फॉर्मूला दे रखा है, मान दे रखे हैं, मतलब आपके पास थाली दे रखी है, थाली में सब्जी पूड़ी सब कुछ है, मिठाइयाँ, बस आपको खाना है उठा उठा के, ठीक है। तो बस देख देख के रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने मान रखेंगे, ठीक है। 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन में 3 + 1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो 24 + 4/4 यानी 28/4 आएगा। तो x1 का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट से, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस है, y1 का निकाल लो, m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन में ये y1 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है भैया, y1 है, सॉरी m1 है रे, y1 कैसे कहाँ से आ गया, सॉरी m1 है, ठीक, m1 प्लस m2 अपॉन में, ठीक है। बाकी मान रख दो, सिंपल सा मान 3 आ जाएगा। अतः बिंदु के निर्देशांक x, y कितने आ जाएंगे, 7,3। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो 9वां प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिख लो, मान लीजिए AB बराबर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की इमारत है और BC ऊंचाई h मीटर की एक संचार मीनार है। तो ये डायग्राम आपको बना देना है। यहाँ पे अपन देखो, मैंने बोला था लंब और आधार के बीच में संबंध ले लेना, tan 45 डिग्री, यानी पहले तो देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला देखो ध्यान से देखना, एक तो 45 डिग्री कोण वाला और एक 60 डिग्री कोण वाला, ठीक है। तो 45 डिग्री वाले कोण के लिए लंब और आधार क्या हो जाएंगे, आधार तो यही रहेगा AD, ठीक है। आधार दोनों त्रिभुजों के लिए आधार तो यही रहेगा AD, लेकिन इसके लिए देखो लंब क्या रहेगा, लंब रहेगा BA यानी कि 20 डिग्री। तो tan 45 अगर अपन लेंगे सबसे पहले, तो tan 45 का मान होता है 1 और लंब क्या है इसके लिए 20, तो 20 अपॉन में AD, यानी AD का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर। अब अपन लेके बड़ा वाला त्रिभुज जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h, इसके लिए h क्या होगा tan 60 वाले के लिए, सॉरी लंब क्या हो जाएगा ये वाला h प्लस 20, भाई ये h प्लस ये 20 पूरा हो जाएगा ना लंबा, तो h प्लस 20 अपॉन में क्या 20 कहाँ से है, इस AD का मान देखो यहाँ निकाला था ना अपन AD का मान, ये रहा, तो ये अपॉन में रख देंगे, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर में कितना h प्लस 20 अपॉन में 20। अब यहाँ पे देखो ये वज्र गुणा हो जाएगा, मतलब 20√3 हो जाएगा, तो 20√3 हो गया, ठीक है। बराबर में कितना h प्लस 20, तो h प्लस 20, फिर बराबर लगा देना एरो का निशान, h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 में ये माइनस हो जाएगा, भाई प्लस का 20 है बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 20, मतलब 20√3 माइनस 20। अब यहाँ पे देखो आगे कैसे करोगे, h बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, h का मान हो जाएगा 20, फिर √3 का मान कितना होता है अपने को पता है, √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.732 अपन ने लिखा और उसमें है माइनस का 1, तो h का मान आ जाएगा 20 गुणा, इसमें से ये जाएगा 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.732, टोटल आंसर आएगा आपका 14.64 मीटर। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको जो है ना स्टूडेंट्स इसमें राइट आंसर कर लेना है h का मान। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है अपना 10वां प्रश्न है। देखिएगा 10वां प्रश्न क्या है, देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक भी जिन छात्र छात्राओं ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था यार, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 44 मिनट्स की वीडियो हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं,
ठीक है। अगर 10वें प्रश्न तक आप लोग आ चुके हैं तो जल्दी से, जो आपके पास लाल हो बटन या फिर किसी किसी के पास काला बटन भी दिखता है उसमें, ठीक है, तो उसको जरूर क्लिक करें। देखो बाकी देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप के अंदर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। यानी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और चाप का केंद्र जो कोण है ना वो दे रखा है 60 डिग्री का, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है ना। देखो दिया गया है त्रिज्या बराबर आर 21 सेंटीमीटर दे रखी है, चाप द्वारा बनाया गया कोण थीटा 60 डिग्री दे रखा है। डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, त्रिज्या लिख देना, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री। हम जानते हैं कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन में 360। अब ये देखो काटो इसको, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 बार कट गया। और ये देखो कितनी बार कटेगा, 60 एकम 60 और 60 छिगे 360, 6 बार कट गया। फिर से काटो, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6। अब इसको काट दो, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, मतलब ऊपर कितना बचा 11 और कितना 21, मतलब 11 गुणा 21। इसका आंसर कितना होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। ये लगाना बिल्कुल की भी ना भूलें, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो स्क्वायर में, और जब आयतन दे रखा हो तो क्यूब में, इसके नंबर कटते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। कई स्टूडेंट्स नहीं होते जिनके बोर्ड परीक्षाओं में आपने नंबर देखे होंगे 98, 99, 100 में से, ठीक है। अरे मैथ देखो, क्लास में मैथ में ही जो है ना स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, मतलब अधिकतर है। देखो मैथ अगर सबसे सरल है तो सबसे हार्ड भी है। क्लास में अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स की आपको कौन सी सब्जेक्ट आपकी फेवरेट है, तो बोलते हैं कि मेरी मैथ्स फेवरेट है। उन कईयों से पूछे कि सबसे हार्ड कौन सी लगती है, तो अधिकतर बोलेंगे मैथ हार्ड लगती है। तो ये दोनों ही है, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताना कि मैथ्स जो है वो किस किस की फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी मेरी तो फेवरेट है भाई, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी फेवरेट है। और मेरे 10th बोर्ड में जो है ना मैथ में 100/100 नंबर थे, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि हमें क्या पता भैया, तो मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखा दूंगा कभी, है ना। देखो, और जल्दी अपन फेस कैम वाली वीडियो भी बनाएंगे। बाकी बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जल्दी अपन स्मार्ट बोर्ड वाला जो सेटअप है वो पूरा अपन प्रॉपर बनाएंगे। और फिर अपना एप्लीकेशन भी है, अगर आप लोगों ने उसमें बैच वगैरह अगर परचेज़ कर रखे हैं तो, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए भी उसमें लॉन्च होगा और हाफ ईयरली के लिए भी हमने उसमें लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसमें जो है ना आप लोग ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी होंगे उसमें, तो वो आप लोग ज़रूर करना। बाकी देखो यहाँ पे 11वां प्रश्न अपन देखते हैं कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है ना वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो इसको देखिएगा। एप्लीकेशन की मैं बताऊं तो आपका अपने प्ले स्टोर में है, Y2 पॉइंट नाम से अपना एप्लीकेशन भी है। देखो क्वेश्चन क्रमांक 11 दिया है, शंकु की त्रिज्या R1 है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर होती है h बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ, अब अपन लिखेंगे नाउ ठोस का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन प्लस अर्धवृत्त का आयतन, ठीक है। दोनों का आयतन योग हो जाएगा ठोस टोटल का आयतन। तो आयतन बराबर, देखो शंकु का आयतन क्या होता है भैया 1/3 पाई आर क्यूब एच, और अर्धवृत्त का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अपन, क्योंकि पाई देखो इसके पास भी है इसके पास भी, तो पाई यहाँ पे कॉमन ले लिया। कोष्टक में अंदर कितना बचा 1/3, आर की जगह मान दे रखा था 1, तो 1 का क्यूब, एच का मान भी 1 है, इधर बचेगा अपना 2/3 और आर क्यूब यानी 1 का क्यूब। पाई ऐसे कैसे बाहर 1/3, क्योंकि 1 का 1 गुणा करोगे 1 ही आएगा, और इधर भी 1 ही रहेगा तो 2/3। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 जब इस पाई से गुणा होगा तो पाई। भाई लघुत्तम लोगे 3, ऊपर बचेगा 1 + 2 यानी कि कितना 3/3, मतलब 1 ही तो होता है ये। तो पाई को 1 से गुणा करोगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका आयतन। देखो आयतन था तो अपन ने सेंटीमीटर क्यूब लगाया, अगर क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसका भी ध्यान रखना। बाकी देखो नेक्स्ट प्रश्न में अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 12वां है भैया,
कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, साक्षरता दर यानी प्रतिशत में दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है। तो बारंबारता आप लोग इजीली यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एफ आई एक्स आई इन, पहले तो एफ आई अपने को दे रखा है, ठीक है, फिर एक्स आई इंटू एफ आई करके। ठीक है, देखो समझते हैं इस प्रश्न को। देखिएगा, साक्षरता दर ये दे रखी है, नगरों की संख्या ये लिख लिया अपन ने। एक्स आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई क्या होता है, देखो इन दोनों का योग बटे 2। ठीक है, मतलब इनके बीच की संख्या। ठीक है, कहने का मतलब एक तरीके से बीच की, 45 और 55 के बीच की संख्या क्या होती है, तो आपको भैया 50, तो 50 आ गया। ठीक है, मतलब 45 प्लस 55 बटे 2 करोगे ना तो 50 ही आएगा। ठीक है, और 55 प्लस 65 बटे 2 करोगे तो 60 आएगा। मतलब बीच की संख्या है एक तरीके से, ध्यान देना दो तो आप लोग। ठीक है, मतलब ध्यान से अगर देखें अपन तो बीच की संख्या, इसके बीच के 50, इसके बीच के 60, इसके बीच के 70, इसके बीच के 80, इसके बीच की 90, तो वो होता है अपना एक्स आई। ठीक है, और ये है अपना एफ आई, ये क्या चल रहा है अपना एफ आई। अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 को जब 50 से गुणा करोगे 150, 10 को 60 से करोगे 600, 11 को 70 से करोगे 770, 8 को 80 से करोगे 640, 3 को 90 से करोगे 270। सिग्मा एफ आई यानी इन टोटल का योग कितना हो जाएगा 35, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 2430। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये माध्य वाला फॉर्मूला। अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 2430, तो 2430 बटे 35 मतलब 69.43% इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न दिखाओ भैया क्या है, जल्दी से देखते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। देखिएगा 13वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, 3 तो रेड गेंद है और 5 कितनी कौन सी हैं, ब्लैक गेंद है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब निकाली जाती है, आँख मीच के निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरे नंबर पे लाल नहीं हो। अब लाल हो इसका मतलब तो 3 मतलब है, ठीक है, और लाल नहीं हो इसका मतलब वो क्या होगी, ब्लैक होगी। तो देखो यहाँ पे मतलब लाल तो है, ठीक है, और लाल नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी। भाई लाल के अलावा उसमें ब्लैक कितना है, देखो थैले में 3 गेंदे हैं लाल, काली गेंदे हैं 5, कुल गेंदे कितनी होगी 8। पहला उसने पूछा है प्रायिकता लाल हो, तो लाल के लिए लाल गेंदे कितनी थी 3, तो 3/8 टोटल कितनी है 8। अब लाल नहीं हो तो गेंद काली होगी, काली गेंद कितनी थी टोटल 5, तो 5/8 इसकी प्रायिकता। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कर लेना है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना कौन सा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं अपने। 14वां प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कि उस एपी यानी कोई समांतर श्रेणी है एपी, ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, बस आपको समझने की, कई स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न को सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना लंबा होगा ये प्रश्न, लेकिन सिंपल सा समझना है बस आपको। ठीक है, 2 पद आपको दे रखे हैं, 1 पद अपने को बताना है। देखो दिया है एपी का 11वां पद कितना दे रखा है 38। मैंने पहले भी प्रश्न में बोला था इसको A11 भी मान सकते हो, T11 भी मान सकते हो, बात एक की है। तो T11 अपन ने मान लिया 38। 16वां पद दे रखा है T16 73। ठीक है, अब अपने को पता है AN या फिर TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। ठीक है, अब T11 मतलब A + n की जगह कितना है 11, तो 11 - 1 मतलब इंटू D, मतलब T11 की जगह कितना है 38, मतलब इसकी जगह अपन रख देंगे 38 बराबर। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये बराबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, गलती से प्लस लिख दिया, ये बराबर 38 बराबर क्या हो जाएगा, A + 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू D 10D, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से T16 मतलब A + 16 - 1 इंटू D। ठीक है, मतलब T16 की जगह मान कितना है 73, तो 73 बराबर में क्या हो जाएगा A + 15D, 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू में D, इसको मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अपन घटाएंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 कितना था, 2 में क्या मान है 73 और फर्स्ट में कितना है 38, तो 73 - 38, और इधर देखो A + 15D माइनस करेंगे A + 10D, तो A + 15D माइनस A - 10D, भाई माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आगे क्या बचेगा, प्लस का A माइनस का A, खल्लास कैंसिल हो गया, दोनों की बनती नहीं है प्लस माइनस की, तो कभी बराबर संख्याओं की प्लस माइनस की तो बनती ही नहीं है। 73 में से 38 जाएंगे तो 35 बचेगा, 15D में से 10D जाएंगे तो 5D बचेगा।
अब डी बराबर क्या आ जाएगा, 5 का भाग इस 35 में 2 कितना आएगा 7, मतलब डी का मान कितना आ गया भैया 7 आ गया। अब डी का मान अपने पास आ ही गया, ए का मान अपन इजीली बता देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। ए प्लस 10 इंटू डी, मतलब ये कितना है 7, क्या है यहाँ पे डी का मान अपन ने रख दिया 7 बराबर में 38। ए बराबर में क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 मतलब 70 बराबर 38। ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, ए का मान कितना आ गया माइनस का 32। अतः यहाँ पे देखो टी अभी मान नहीं आया अपने पास, अभी मान किस किस का आया है, डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब अपन 31वां पद आसानी से बता सकते हैं। 31वें पद के लिए अपने को ए और डी का मान ही तो चाहिए था। अब टी 31 बराबर क्या होता है, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये वो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो टी 31 बराबर एक की जगह कितना है माइनस का 32 प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। 31 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 7 माइनस का 32 प्लस 30 में से एक जाएगा तो 30 गुणा 7 माइनस का 32, 30 गुणा 7 कितना होता है 210। तो टी 31 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे लास्ट में आपका पास 178। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है भैया। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 15वां प्रश्न कि एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो, ठीक है। तो अपने को वह बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे करोगे इस बिंदु को, एक सेकंड। हाँ देखो ये दो बिंदु हैं, समदूरस्थ मतलब मध्य बिंदु हो गया ना वो एक तरीके से, ठीक है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी वाला, मध्य बिंदु तो हो गया ना भाई, दोनों से समान दूरी पर है। तो देखो प्रश्न अनुसार माना बिंदु P x,0 है, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया अपन ने x,0, ठीक है। तथा ए के निर्देशांक कितने मान लिए 2,-5 और बी के निर्देशांक मान लिए -2, मान लिए क्या ये तो दे ही रखे थे, ठीक है, -2,9। अब देखो PA² बराबर PB², ठीक है, मतलब PA² बराबर PB² अपने को यहाँ पे पता है क्योंकि वो समदूरस्थ हैं। जब समदूरस्थ हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। इसका PA² का मान क्या रखोगे √x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और √ यहाँ पे क्या करोगे x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो है x - x1 + y1 + y1 का होल स्क्वायर, मध्य बिंदु टाइप से, ठीक है। समझ रहे हो ना। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया भैया रूट क्योंकि दोनों तरफ रूट है। देखो या फिर आप एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है, ठीक है। देखो x - 2 का होल स्क्वायर है तो x² प्लस b² यानी कि 4, b की जगह कितना है 2 का स्क्वायर कितना है 4 -2ab। भाई सर्व समीकरण याद है ना, x² - 2ab प्लस b², ये होती है ना x - होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो देखो मान रख दिया 0 + 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर 25। अब इधर देखो x+2 का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस b² मतलब 4 और प्लस 2ab यानी 2 की जगह कितना 2 है ना, 2 कितना 4 और इनटू में x है तो 4x, ठीक है। भाई सर्व समीकरण एक तो है x- देखो आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक तो लगेगी x-1 मान लो या फिर x - a मान लो या फिर x - b मान लो, दोनों सर्व समीकरण लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है। पेन सही से नहीं चल रहा, जो मेरे हाथ में पेन ले रखा है ना मैंने अभी, वो यहाँ पे सही से नहीं चल रहा, नहीं मैं आपको बताऊँ। एक तो लगेगी x - 1 a का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक है x + a का होल स्क्वायर, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा कि क्या किया है यहाँ पे अपन ने, इसको तोड़ा है अपन ने x + a का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab से, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो -9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ पे देखो इधर भी x² है तो इधर भी x² है, दोनों तरफ x² है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, इसको भी चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अपन नहीं करेंगे, अपन इसको जोड़ देते हैं। ये -4x 25 और 4 कितने 29, ये प्लस का 4x और इधर प्लस का 4 और 81 कितने हो जाएंगे प्लस के 85। अब देखो अब क्या करोगे, इस माइनस के 4x को बराबर के इधर लेके जाओगे तो इधर पहले से ऑलरेडी 4x है, तो ये 4x जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 4x और प्लस का 4x और ये प्लस का 4x कितने x हो जाएंगे 8x। और जब इस 85 को अपन इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा -85 और प्लस में क्या है पहले से 29, ठीक है।
x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 85 प्लस 29 मतलब माइनस का 56 बचेगा, और ये प्लस ये गुणा में 8 है ना, बराबर किधर आएगा तो भाग में 8, 56 में 8 का भाग दोगे तो 7 बार, और साथ में माइनस है तो माइनस का 7, x का मान कितना आ गया माइनस का 7, अतः p बिंदु p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7,0 होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है 16वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, देखिएगा अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो ना तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो यहाँ पे ये सिद्ध करना है तो लिखना, इसमें क्या लिखोगे कि दिया है वृत्त का जिसका केंद्र O है, बाहरी बिंदु P से, इस बाहरी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, इनकी लंबाई अपने को बराबर दिखानी है, मतलब PA बराबर PB अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB सिद्ध करना है अपने को, PA बराबर PB। रचना लिखना सबसे पहले OA OB व OP को मिलाया। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो डायग्राम कुछ इस तरीके से, OA मतलब ये वाली और OB इसको अपन ने मिलाया, और ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण अपने को पता है। स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है भैया, 90 डिग्री का समकोण बनाती है। ठीक है, ये अपने को पता है। उत्पत्ति में लिखो कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज OAB में, ठीक है, त्रिभुज ऊपर गया, देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज OAP, ठीक है, OA और P, एक बीच में ऐसे भी आप लोग खींच सकते हो। ठीक है, डॉट 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 करके। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए। तो इनमें देखो क्या करेंगे अपन, वो बताएंगे बराबर क्या क्या है। कोण बराबर है दोनों में, ठीक है भाई, इनमें दोनों में कोण बराबर है, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री है, एक तो ये कोण बराबर हो गया। दूसरा OA बराबर OB है क्योंकि त्रिज्या है, एक ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा बराबर है और इसकी ये भुजा क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होगी, और OP और OP, ठीक है, और OP देखो ये वाली बीच वाली ये तो कॉमन है दोनों में, ये तो वैसे ही कॉमन है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास है, तो अपन देखो क्या हो गया, एक तो कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। तो RHS सर्वांगक्षमता के नियम से त्रिभुज OAP सर्वांगक्षम है त्रिभुज OBP के, अतः अपन लिख सकते हैं PA बराबर होगी PB के बाई CPCT रूल से, अतः लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 17वां है अपना, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वही है, ठीक है, सेम वही है जैसे अपन ने वो माध्यक वाला किया था ना, उसी तरीके से। लेकिन हाँ माध्यक वाला वैसे नहीं करना, अपने को L वाले वो करना है, फॉर्मूले से बहुलक ज्ञात करना ना, इसमें माध्यक नहीं है। देखो L हो जाएगा उसमें 60, F1 हो जाएगी 61, F0 हो जाएगा 52, F2 हो जाएगा 38, H अपने को पता है उसमें 20 हो जाएगा अंतराल में। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और इनटू में H होता है। मान रख दो, फॉर्मूला अगर याद है तो मान रखो और सीधा आंसर आएगा बहुलक आपका 65 यहाँ पे 625, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखना, इसके अथवा में भी है क्या, 17 नहीं 17 हो गया, 18वें से 18वां सेक्शन से स्टार्ट होता है अपना खंड से। तो खंड से स्टार्ट होने से पहले एक बार प्यारे स्टूडेंट यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ठीक है, इस चैनल पे हाईएस्ट जो लॉन्ग वीडियो ना यही है, तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, तो इसके अपने को मूलों की प्रकृति बतानी है, और फिर अगर अस्तित्व है तो उनको मूलों को अपने को ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर, देखिएगा भैया कैसे करेंगे। एक सेकंड, पेज शो क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया इसके, हो गया। 18वां प्रश्न, देखो ये समीकरण अपने को दे रखा है, D यानी विविक्तर अपन बताएंगे, B² माइनस 4AC, तुलना करेंगे तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A है यहाँ पे 2, C है यहाँ पे 3, तो 36 माइनस 24 मतलब 12, D कितना आ गया 12। तो अतः D जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, मतलब 0 से बड़ा है, अतः अपन कह सकते हैं मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, अब मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो अपन लिखते हैं उनको, देखो x, y, इसको आप लोग अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, x, y, a, b, अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। ठीक है, वो क्या होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र से अपन ज्ञात कर लेंगे इसको, माइनस का b प्लस माइनस रूट, यहाँ पे देखो अंडर रूट B² माइनस 4 AC होता है, इसको अपन d भी तो लिख सकते हैं ना, रूट d, भाई d का ही तो फॉर्मूला होता है ये, अपॉन में 2a
मान रख दो, बी का मान कितना है माइनस का 6, बी का मान कितना है माइनस का 6, माइनस के 6 की वजह से देखो पहले से माइनस था तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, बीच में है प्लस माइनस, अंडर रूट बी का मान सॉरी डी का मान कितना है 12 तो 12 अपॉन में 2a है, 2a की मान कितना है 2 तो 2 रख दिया, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे में कितना 4, ऊपर वाली संख्या से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे है 4, इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मान आ गया एल्फा कोमा बीटा मान लो या फिर एक्स कोमा वाई मान लो, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, तो मूलों के मान क्या हो जाएंगे, एक बार तो ये प्लस का देखो प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, ये इसके मूल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अथवा में भी है ना, तो अथवा वाला भी समझेंगे अपन, देखो अथवा वाला छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है कोई इस तरीके से, ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि ये एच जो है ना, ये इस आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x है तो ये h कितनी हो जाएगी x माइनस 7, मतलब इससे 7 कम है ना ये, और कर्ण 13 है, और कर्ण कितना है 13 दे रखा है, पेन सही नहीं चल रहा, 13 है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों भुजाएं अपने को ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे गया, कहाँ गया प्रश्न, यहीं पे तो किया था यार, कहाँ गायब हो गया, ये रहा अथवा वाला, ठीक है। लिखना देखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में अपने को पता है कि ऊंचाई जो है ना त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई h इस आधार से, आधार अपन ने मान लिया x मीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7, और ये कर्ण अपने को दे रखा है 13 मीटर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भैया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया 169 है, आधार यानी एक्स स्क्वायर, इसको अपन तोड़ दो a माइनस बी का होल स्क्वायर से या x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14, बी ए की जगह कितना है x है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना 49। यहाँ पे देखो इस 169 को अगर आप लोग इधर लेके जाओगे ना तो बराबर में यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, माइनस का 14x प्लस का 49, और इस 169 को अपन किधर ले गए माइनस का 169 हो गया ये। फिर से देखो 2x स्क्वायर बचा माइनस का 14x, और 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि इन सभी के पास 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, इसके पास बचेगा माइनस का 7x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 60 बराबर 0। अब ये जो है ना 2 गुणा में बराबर किधर रहेगा तो भाग में चला जाएगा, 0/2 करोगे तो 0 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 ही आ गया। अब अपन इसको तोड़ेंगे, ठीक है। देखो ये अपने पास है, इसको अपन ने क्या लिख दिया, ये जो माइनस का 7x है ना इसको अपन ने तोड़ दिया और क्या लिख दिया माइनस का 12x प्लस 5x, ठीक है। और देखो ये कैसे तोड़ते हैं भाई, 12 पंजे 60, इसके बीच में संबंध देखते हैं, ठीक है भाई, इन दोनों में कॉमन भी आ सके। अब देखो इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, और इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस का 5, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 बराबर में 0। फिर से देखो x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 बराबर में 0। अगर x माइनस 12 के बराबर में अगर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, और x प्लस 5 के बराबर में 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5, जो मान्य नहीं है, मतलब माइनस में ऋणात्मक संख्या मान्य है ही नहीं, क्योंकि वो होती है क्या, आधार जो होता है वो माइनस में संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे मान्य ही नहीं है, अतः त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा x बराबर अपन क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 मीटर, और ऊंचाई क्या आ जाएगी h बराबर x माइनस 7, ठीक है, जो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 मीटर। तो ये जो है ना इसका क्या कर लोगे स्टूडेंट्स आंसर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मतलब लंबाई कभी माइनस में हो ही नहीं सकती ना, तो इस तरीके से, इसलिए अपन इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे और ये वाला मान मानेंगे, ठीक है। 2 मान आए थे लेकिन अपन इस माइनस वाले को नहीं मानकर ये प्लस वाला मानेंगे। अगला प्रश्न देखना, अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, अथवा अच्छा दोनों हो गए, ये हो गया और अथवा वाला भी हो गया। 19वां प्रश्न देखते हैं।
त्रिकोणमिति से आ गया भैया, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 4 अंक का प्रश्न है, फ्री फोकट के नंबर है, सिद्ध करने वाला, ठीक है। इसको अपन परिमेयकरण कर देंगे तो ये मान अपने पास आ जाएगा। देखो समझते हैं इसको कैसे करोगे आप लोग। देखो ये दे रखा था अपने को, LHS लेंगे अपन, इस वाले को लेंगे और ये वाला सिद्ध करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, ये जो हर दे रखा ना, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √1 + sin a अपॉन 1 - sin a दे रखा था। परिमेयकरण करेंगे तो 1 + sin a अपॉन 1 + sin a से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, √ ऊपर देखो 1 + sin a है, 1 + sin a तो 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे अपॉन में a - b, और a + b क्या होता है, a² - b²। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 - b² मतलब sin a हो स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, √1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर साइड में लिख देना, चूंकि अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो जब इसको अपन उधर लेके जाएंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो इधर sin स्क्वायर तो बचता ना, या फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a का मान हो गया। अब ध्यान से देखना, ये भी √ में वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin a अपॉन में cos a बचेगा। अब दोनों के अपोन में अपन अपोन लगाएंगे, ठीक है भाई, 1 अपॉन cos a करेंगे प्लस sin a अपॉन cos a करेंगे। 1 अपॉन जो cos a होता है वो क्या होता है अपना, sec a होता है, और sin a अपॉन cos a क्या होता है अपना, tan a होता है, जो बराबर में क्या आ गया अपना, RHS आ गया। इत्ती सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे sec a प्लस tan a, ठीक, और यही अपने को सिद्ध करना था। अब देखना इसके अथवा वाला भी देखते हैं अपन, इसके अथवा में भी दे रखा है एक क्वेश्चन, हाँ इसके अथवा में भी दे रखा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान बताइए, ठीक है। देखिएगा करेंगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा एक सेकंड, अथवा वाला क्वेश्चन क्रमांक 19वां, ठीक है। देखो tan a + b दे रखा है, ठीक है, जो अपने को इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बाकी देखो tan a - b दे रखा है 1/√3, इसको अपन समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से tan a + b बराबर √3, ठीक है, जो क्या दे रखा था अपने को, tan 60 के मान, ठीक है भाई, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान, ठीक है, ये अपन कर लेंगे। अब यहाँ से देखो ये tan और ये tan जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ अंकल जी एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, समझना इसको, कि tan से tan कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। क्यों, देखो √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, मतलब a + b अपना हो गया यहाँ पे 60, ठीक है। तो देखो और फिर tan a - b 1/√3 है, तो tan 30, 1/√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, फिर से वही tan से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बचेगा यहाँ पे अपना, देखो a - b यानी 30 डिग्री बराबर कितना, 30 हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 माना था, इसको समीकरण नंबर 4 माना था। देखिएगा सॉरी बीच में मैंने रोक दिया इसको, तो हो गई होगी। बाकी देखो यहाँ पे समझो आप लोग, समीकरण 3 + 4 करने पर क्या हो जाएगा, a + b + a - b बराबर 60 + 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस b से अपन ये b कैंसिल कर देंगे, a + a कितना हो जाएगा 2a, और 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर a का मान अगर समीकरण नंबर 3 में रखें, ठीक है, a का मान अगर समीकरण नंबर 3 में रखें तो देखो 45 + b बराबर 60, b का मान कितना आ जाएगा 15, तो a का मान और b का मान अपने को बताना था, तो लास्ट में लिख सकते हो a बराबर 45 और b बराबर 15, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन रह गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन और रह गया, 20वां प्रश्न और है। देखिएगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग और बारंबारता दे रखी है, वही है fi xi, सॉरी माध्यक है ना, हाँ तो माध्यक देखो कैसे करोगे, वो माध्य के लिए होता है, ठीक है। इसमें तो अपने को संचयी बारंबारता बतानी है, ठीक है, CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो वर्ग इधर लिख लेना, बारंबारता इधर लिख लेना, CF क्या लिखोगे 4, ठीक है, पहले तो 4 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 में ये 13 ऐड कर देंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 32 में 22 ऐड करेंगे 42, इस तरीके से ये 56, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 68, और टोटल n कितना आ जाएगा इसका 68, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइनल यहाँ पे क्या लिखोगे, CF यानी संचयी बारंबारता n बराबर 68 है, n/2 का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अतः 34वां वर्ग पद जो है ना वो इसका माध्यक होगा, जो किस वर्ग अंतराल में आता है 125 से 145 में आता है। अब यहाँ से अपन L
एल तो अपना हो जाएगा 125, ठीक है, ये वाले एल। सी एफ यानी संचयी बारंबारता कितनी है उसमें, देखो 22 है, इसमें 22 है, ठीक है, इस वर्ग अंतराल की। और फिर यहाँ से एफ आपका 20 आ जाएगा और एच आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यक देखो, माध्यक का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ठीक है। सी एफ क्या है यहाँ पे आपकी संचयी बारंबारता है। अब यहाँ पे देखो एल का मान कितना है 125, ठीक है, प्लस एन बटे 2 अपन ने कैलकुलेट किया था ना, अभी देखो 34 आया था, ठीक है, तो ये अपन ने 34 लिख दिया, माइनस सी एफ कितनी है संचयी बारंबारता यानी यहाँ पे आपकी 22 है, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे अपन 20 और इनटू में एच का मान कितना है 20 है। तो देखो मतलब सॉरी यहाँ पे अपन ने इनटू भी नहीं लगाया, एच और होता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूले में एच नहीं लगाया। फॉर्मूला आपको पता है, मान आप लोग रख दीजिए इजीली, प्रश्न आप आंसर आपका आ जाएगा। देखो एल का मान ये रख दिया था, यहाँ पे देखो 34 में से 22 आएंगे तो 12 बचेंगे, बटे में 20 गुणा 20, तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137, ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन रह गया अपना, और रह गया क्या, एक सेकंड और रह गया क्या, कौन सा रह गया, अच्छा हाँ 20वां कर ही लिया ना, जिसका अथवा का रह गया, ठीक है, अथवा वाला, हाँ अथवा वाला और है स्टूडेंट्स, बस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, फिर अपना कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन होता है। कंप्लीट मैथ ही नहीं बल्कि मतलब ऑल सब्जेक्ट हो गया आपका, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस और संस्कृत, इन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना के भी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, या फिर जो है वीडियोस भी आपको वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी करना चाहें वैसे। और बाकी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बात देखो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य, तो माध्य के लिए वही एक्स आई एफ आई, ठीक है, इनटू वो करके अपन करेंगे। देखो क्योंकि माध्य कैसे, देखो माध्य 2 फॉर्मूले होते हैं भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उस वाले फॉर्मूले से भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है अपने को और ये संख्याएं बहुत बड़ी है, ठीक है, इसलिए अपन इस मेथड का यूज़ करते हैं। वर्ग अंतराल ये है, बारंबारता अपन ने मान ली एफ आई, ठीक है, एक्स आई यहाँ से कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है 510, देखो इन दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग दोगे तब भी यही आएगी, और सिंपल सा देखो तो 510 और 520 के बीच की संख्या क्या होती है 510, तो इस तरीके से ये 530 आ जाएगी इन दोनों के बीच की, फिर अगली 550, 570, 590 आ जाएगी। टोटल सिग्मा एफ आई यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, इन दोनों को जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ोगे तो, और एफ आई इंटू एक्स आई अपन करेंगे तो वो देखो ये आ जाएगा 6120, ये 3420, ये 4400, ये 4400 है यहाँ पे, ठीक है, 3420 और 5900, ठीक है, और टोटल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा आपका 27260, ठीक है। अब माध्य क्या हो जाएगा, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, टोटल लग दिया अपन ने 27260 बटे 50, 10 से 10 कैंसिल, मतलब 2726, ठीक है, बटे में कितना, बटे में 5, ठीक है, इकाई अंक देखो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो मान जो आएगा वो आपका आएगा दशमलव में, ठीक है। अब आपको बताना है ये कि 27-26 में 5 का भाग देने पर कितना आंसर आया, जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, बाकी जो है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कितना है, ठीक है, कौन स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाता है, क्योंकि पॉइंट में आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी जो है अपन ने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो वो जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, बहुत लेंथी वीडियो भी बनी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जो है मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी हुए हैं, क्या उनके सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप अपने वहाँ पे एप्लीकेशन में चले जाना, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी एप्लीकेशन में भी चले जाना, Y2 पॉइंट प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।